Good evening, everyone. I'm here to discuss yet another fantastic opportunity in SME space. अगर आप लोग मार्केट्स रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे तो यू वुड बी नोइंग कि जो प्रिसिशन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है, अ लॉट ऑफ स्टॉक्स आर डूइंग एक्सट्रीमली ग्रेट बिकॉज जो प्रिसिशन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है दे हैव अ क्लियर मोड. दे बिल्ड पार्ट्स which cannot be replicated by everyone and they build things that not everybody can do it. तो ये एक बहुत ही क्लियर फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है एसएमई स्पेस में एंड द नेम ऑफ द कंपनी इज एप्सिस एरोकॉम लिमिटेड. सो एप्सिस एरोकॉम लिमिटेड इज अ 13-year-old मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रिसिशन पार्ट्स फॉर एरोस्पेस डिफेंस एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री. तो इनका बेसिक काम ये होता है कि जो भी एरोस्पेस और डिफेंस के अंदर जो भी प्रिसिशन पार्ट्स आते हैं, जो भी सेफ्टी क्रिटिकल पार्ट्स आते हैं जिनकी प्रिसाइज डायमेंशंस होती हैं, वो ये कंपनी डेवलप करती है. और द थिंग अबाउट दिस प्रिसिशन पार्ट्स इज दे आर सेफ्टी क्रिटिकल और ये हाई प्रेशर सिचुएशंस में फेल नहीं हो सकते. दैट इज़ बाय इनकी इंजीनियरिंग और इनके जो सर्टिफिकेशंस हैं वो हर किसी को नहीं दिया जाता बिकॉज इट्स अ वेरी रिलायबल, अ वेरी प्रिसाइज एंड अ सेफ्टी क्रिटिकल पार्ट जो कि मशीन्स में जाता है. द सेकेंड थिंग इज दे ऑपरेट इन अ बिल्ड टू प्रिंट स्पेस जहाँ पे जो भी इनके वेंडर्स वगैरह, जो भी इनके जो कस्टमर्स वगैरह रहते हैं, वो इनको डिज़ाइन करके देते हैं कि हमें ये पार्ट ऐसे ऐसे चाहिए, ये स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए. और उसके बेसिस पे लोग अपनी सीएनसी मशीन्स यूज़ करके, जिसको कैम बोला जाता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, वो प्रिसाइसली उसको वो डेवलप करके देते हैं. द बेस्ट थिंग जो हमारी अटेंशन कैच करी इस कंपनी ने वो इसलिए थी क्योंकि कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में बोला कि जो 40% जो इनका रेवेन्यू आ रहा है वो मोनोपोलिस्टिक पार्ट से आता है. मोनोपोलिस्टिक पार्ट्स मीन्स कि वो कोई और डेवलप नहीं कर रहा है, वो सिंगल यही कंपनी डेवलप कर रही है और जो कस्टमर्स उनको ऑर्डर दे रहे हैं वो इन्हीं से डील करते रहेंगे क्योंकि और कोई डेवलप ही नहीं कर पा रहा है वो पार्ट्स. और उन्होंने क्लियरली बोला अपने कॉन कॉल में कि जो हमारे कस्टमर्स है वो कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे सप्लायर्स के साथ काम करने के लिए, बट जो टाइप की इंजीनियरिंग हम लोग कर रहे हैं, जितने प्रिसाइजली हम लोग उनको डेवलप करके दे रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं कर पा रहा है. सो दैट इज़ अ क्लियर मोड इन प्लेस बिकॉज वो डायरेक्टली मोनोपोली रेवेन्यू बनता जा रहा है कंपनी के लिए. अब मैं आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझाता हूँ कि कैसे एप्सिस एरोकॉम पैसे बनाता है. सो इमेजिन करो देयर इज अ कंपनी लॉकहीड मार्टिन जो कि फाइटर जेट्स के इंजन्स वगैरह मैन्युफैक्चर करता है. उसने इंडियन एयरफोर्स के साथ एक डील करी और उन्हें स्पेयर पार्ट्स डेवलप करने के लिए एक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया. अब लॉकहीड मार्टिन क्या करेगा, वो हर पार्ट या पूरा इंजन, पूरा फाइटर जेट खुद नहीं बनाता है. दे सोर्स वेरियस मटेरियल्स, वेरियस प्रिसाइज मटेरियल्स अलग अलग वेंडर से, और उसके बाद उसे असेंबल करता है, कुछ चीज़ें खुद बनाता है और फिर उन्हें एआईएफ को बेचता है. तो अब ये क्या करेंगे, एक कि CAD बोला जाता है इनके बिजनेस में, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन. वो एक फाइल डिज़ाइन करेंगे जिसमें वो लोग स्पेयर पार्ट्स डिज़ाइन करके देंगे, जिसमें वो लोग स्पेसिफिकेशंस मेंशन करेंगे कि मटेरियल क्या होना चाहिए और कितना हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए, कहाँ पे काम करेगा, ये सब चीज़ें पूरी फुल डिटेल वो एक कैड फाइल में बनाते हैं. मान लीजिए कि उन्हें टाइटेनियम गिम्बॉल बनाना है. टाइटेनियम गिम्बॉल इज़ अ पार्ट इन फाइटर जेट्स जहाँ से मिसाइल्स लॉन्च होती है. तो वो पार्ट अगर इनको डेवलप करना है तो वो पूरी उसकी स्पेसिफिकेशन लिख के कैड फाइल में स्टोर करके अपने जितने भी प्रिसिशन इंजीनियरिंग में वेंडर्स वगैरह होंगे उन्हें भेजेंगे. अब वो लोग क्या करेंगे, जितने भी बिजनेसेस में होंगे, जैसे MTR टेक्नोलॉजी है, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज हैं, ये सारी कंपनीज, एप्सिस एरोकॉम, वो लोग उस फाइल को देखेंगे और वो देखेंगे कि क्या वो ये पार्ट बना सकते हैं, क्या प्रॉफिट उनका बैठेगा, रेवेन्यू उनका बैठेगा, या फिर उनके पास वो इंजीनियरिंग भी है वो पार्ट डेवलप करने की. वो सारी चीज़ें एसेस करने के बाद वो लोग, मान लीजिए कि एप्सिस एरोकॉम ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि वील डेवलप दिस थिंग फॉर यू, बट उसको डेवलप करने से पहले वो कंपनी स्टार्टिंग में एक दो पार्ट्स बना के उन्हें दिखाएगी लॉकहीड मार्टिन को कि क्या वो सूटेबल है भी या नहीं. तो वो लोग उस एप्सिस जो उन्होंने फाइल दी है, कैड फाइल, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन फाइल, उसको कैम फाइल में कन्वर्ट करते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें वो CNC मशीन से कनेक्टेड होती है. वो हाई प्रिसिशन CNC मशीन्स होती हैं और उनको फीड किया जाता है एक रेसिपी कि टाइटेनियम का मटेरियल होगा, इतनी प्योरिटी होगी, उसकी कटिंग और शेपिंग ऐसे होगी. वो पूरी स्पेसिफिकेशंस वो CNC मशीन्स को फीड की जाती है कैम मशीन के थ्रू. ये कैम मशीन इज अ IP प्रोडक्ट ऑफ एप्सिस एरोकॉम. ऐसा नहीं है कि ये हर किसी के पास अवेलेबल है, यही कंपनी का मोट है कि अगर कोई कैड फाइल डिज़ाइन करके लॉकहीड मार्टिन उन्हें दे रहा है तो कैम फाइल तो इन्हीं के पास है. डिज़ाइन ओन करता है जो कंपनी ऑर्डर दे रही है, बट जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ है वो एप्सिस एरोकॉम ओन करती है. तो ऐसा नहीं है कि वो चोरी हो सकती है, कोई और उसे कॉपी कर सकता है. तो वो लोग कैम फाइल यूज़ करके CNC मशीन्स, 5 एक्सेस CNC मशीन्स जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं और बहुत ही प्रिसाइज मशीनरी होती है, उसको यूज़ करके वो लोग वो पार्ट्स डेवलप करेंगे और लॉकहीड मार्टिन को सप्लाई करेंगे. सो दिस बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑलमोस्ट 5 to 10 years. इस बेसिस पे ये पूरा बिजनेस मॉडल काम करता है.
मैं आपको समझाऊंगा कि बिजनेस मॉडल क्यों बहुत ही इफेक्टिव है और ये क्लियर मोड डिस्टिंग्विश करता है। सो द फर्स्ट थिंग जिसके बारे में हम थोड़ा सा टच भी कर चुके हैं, जो कैड एंड कैम का लॉक इन है वो रियल मोड क्रिएट करता है इस बिजनेस में। क्योंकि अगर आपका जो कस्टमर है उसने एक बार आपका प्रोडक्ट देख लिया, उसके पास डिज़ाइन है और आपने उसको बिल्कुल सेम मैन्युफैक्चर करके दे दिया प्रिसाइसली, क्योंकि 0.01 का भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे प्रिसाइज इंडस्ट्री और प्रिसिशन इंजीनियरिंग कहा जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रिसाइज होता है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन भी नहीं चलता है इन चीज़ों में। उसके बाद जो लॉक इन होता है वो 5 से 10 सालों का होता है। और सेकेंडली अगर हम वेंडर चेंज भी करने जाएंगे, कल को लॉक इन मार्टिन अगर वेंडर चेंज भी करना चाहेगा तो भी होगा क्या कि उसको 1.5 से 2 साल अप्रूवल लेने में लगेंगे, फिर टेस्टिंग्स वगैरह में लगेंगे। उसके बेसिस पे जो उनका जो प्रोजेक्ट जो उन्होंने और किसी को फाइटर जेट डिलीवर करने का प्लान दिया रखा होगा वो भी आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इन चीज़ों में वेंडर्स चेंज नहीं होते। एक बार आपके पार्ट्स एक्सेप्ट हो जाते हैं कहीं पे तो वो वेंडर इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा। सेकेंडली मैंने आपको बताया कि जो इनका 40% रेवेन्यू मोनोपोलिस्टिक है, जो इन्हें प्राइसिंग पावर देता है। अगर कोई मैं ऐसी चीज़ डेवलप कर रहा हूँ जो मार्केट में कोई और नहीं कर रहा तो मैं डेफिनेटली खुद अपनी प्राइसिंग रख सकता हूँ, मैं कुछ भी चार्ज कर सकता हूँ और लोगों को पे करना ही पड़ेगा, बिकॉज उनके वो मिशन क्रिटिकल पार्ट्स हैं, उस पर वो कोई सस्ती चीज़ खरीदने नहीं जाएंगे। दे वांट द क्वालिटी ओवर क्वालिटी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो इसके बेसिस पे मैं खुद की प्राइसिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ। थर्ड चीज़ इज जो एरोस्पेस और डिफेंस का जो बिजनेस है वो बहुत ही हाई एंट्री बैरियर वाला है, फॉर द सेम रीज़न कि हर कोई इनको डेवलप नहीं कर सकता। इनके पास AS9100D जो कि सर्टिफिकेशन, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन होता है प्रिसिशन इंजीनियरिंग में, वो ये लोग होल्ड करते हैं। तो इसी से हमें पता लग जाता है कि जो कंपनी की जो एबिलिटीज़ है प्रिसिशन इंजीनियरिंग में वो नेक्स्ट लेवल है, और जो बड़े बड़े कस्टमर्स हैं वो इन्हें ट्रस्ट करते हैं। और हाई एंट्री बैरियर के थ्रू कोई भी ऐसा नहीं है कि जो भी आके इनका मार्केट शेयर ले लेगा। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट इंडस्ट्री टू बी इन राइट नाउ। कंपनी का 65% जो रेवेन्यू आता है वो डिफेंस से आता है, 27% अराउंड एरोस्पेस वगैरह से आता है, और जो 8% है वो हेल्थ केयर से आता है। हेल्थ केयर का जो सेगमेंट है वो मैं आपको अगर बाइफर्केशन दूँ तो उसमें एक्सरे मशीन्स, जो MRI मशीन्स होती हैं, उसके अंदर भी सेफ्टी क्रिटिकल पार्ट्स जाते हैं जो कि बहुत ही प्रिसाइजली बिल्ट होते हैं, हीट के थ्रू, रेसिस्टेंस के थ्रू, कोल्ड के थ्रू। तो ये सब चीज़ें हैं, और 10,000 20,000 आर का ऑपरेशन होना चाहिए विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये सारे पार्ट्स भी कंपनी डेवलप करती है। और जो रोबोटिक सर्जरी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो गई है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि लेके आ रही हैं, उसके भी ये पार्ट्स ये लोग डेवलप करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, मैं आपको टेलवेंट समझाता हूँ कि इस बिजनेस में टेलवेंट्स क्या है। प्रिसिशन इंजीनियरिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज डूइंग एक्सट्रीमली ग्रेट, बिकॉज अब जैसे जैसे इंडिया की इंडिजीनियस प्रोग्राम बढ़ता जा रहा है डिफेंस में, तो प्रिसिशन पार्ट्स तो उनमें लगेंगे ही लगेंगे। वो ऐसे पार्ट्स नहीं है जो कोई भी डेवलप कर देगा। इट नीड्स clear specifications, clear materials, and everything has to be taken care of because they are safety critical. First tailwind is defense budget, जो कि मैंने बताया 2024 में ऑलमोस्ट 5.9 लाख करोड़ के आसपास का डिफेंस बजट था, जो कि हर साल ऑलमोस्ट 10% से ग्रो कर रहा है। बाय FY30 इट विल रीच ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ में ऑलमोस्ट 50 to 60,000 करोड़ जो कि स्पेयर पार्ट्स पे यूज़ होता है, जो कि प्रिसिशन इंजीनियरिंग छोटे छोटे पार्ट्स पे होता है, जो कि इस कंपनी के लिए डायरेक्ट टेलवेंट के लिए काम करता है। सेकंड इज ऑफसेट पॉलिसी, जो बहुत लोगों को पता नहीं है। ऑफसेट पॉलिसी ये है कि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि अगर कोई भी बाहर की कंपनी से डील होगी डिफेंस की, तो अगर वो डील का साइज 300 करोड़ से ऊपर होगा तो 30% हैज़ टू बी सोर्स्ड फ्रॉम इंडियन कंपनीज। मान लीजिए कि अगर लॉकहीड मार्टिन का एग्जांपल ले लें, अगर उन्होंने 500 करोड़ का पैक्ट किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ कि हम उन्हें स्पेयर पार्ट्स भेजेंगे, तो 500 करोड़ में 30% ऑलमोस्ट 150 करोड़ सिर्फ इंडियन कंपनीज को ही ऑर्डर देना पड़ेगा सोर्स करने के लिए मटीरियल। तो वो जो जैसे जैसे डिफेंस बजट बढ़ रहा है और जैसे जैसे इंडिया बाहर से भी कुछ चीज़ें मंगवा रही हैं, जो 30% जो पार्ट्स हैं वो इंडियन कंपनीज को ही डेवलप करने पड़ेंगे। तो वो डायरेक्टली एक ग्रोथ कैटलिस्ट है इस कंपनी के लिए। थर्ड चीज़ इज जो इनके जो सेकंड यूनिट आ रहा है, अभी वो लोग 30 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, जो सेकंड यूनिट आने वाला है वो ऑलमोस्ट 70 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू सपोर्ट करता है। इस 70 करोड़ का जो एडिशनल रेवेन्यू सपोर्ट करेगा, और FY28 तक कंपनी ने बोला है कि हम 100 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच जाएंगे, और उसके बाद भी उनके पास एक एक्सपेंशन प्लान है, क्योंकि 2 साल बाद उससे पहले ही उनको नई फैक्ट्री वगैरह लगानी पड़ेगी, जिसपे कॉन कॉल में उन्होंने टच किया है कि हमारे पास लैंड हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, वील डू इट, बट फर्स्ट वील रीच व्हाट वी हैव सेड इन द कॉन कॉल।
सेकंड जो आखिरी चीज़ है, जो 7 to 10% कंपनी ने बोला है कि वो लोग R&D पे स्पेंड करते हैं, और उन्हें R&D पे स्पेंड करना ही पड़ेगा, बिकॉज उन्हें कॉन्स्टेंटली न्यू प्रिसिशन पार्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 250 न्यू प्रिसिशन पार्ट्स डेवलप किए हैं, जिससे उनका टैम और मोड दोनों एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि नई नई मशीन्स में लगेगा वो, और प्रिसाइज पार्ट्स होंगे, कुछ मोनोपोलिस्टिक पार्ट्स और होंगे, तो जो उनको बेटर प्राइसिंग देगा। और जो 250 पार्ट्स एक बार एक्सेप्ट हो जाते हैं तो वो लॉन्ग 5 to 10 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड हो जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ ग्रोथ कैटलिस्ट फॉर दिस कंपनी। If I come to the financials of the company, I have not seen, a great financial strength in other SME companies जो मुझे इस टाइम पे इसमें दिखी है। कंपनी ऑलमोस्ट 470 करोड़ मार्केट कैप पे है, 63 times अर्निंग्स, वेरी वेरी एक्सपेंसिव, नॉट वेरी चीप। और कंपनी सबसे लिस्ट हुई है वो सर्किट ही दी जा रही है। वी वांटेड टू वेट फॉर द बेटर एंट्री प्राइस, बट कंपनी कुछ एंट्री प्राइस दे ही नहीं रही है। सो बी वेरी अवेयर, प्लीज डू नॉट बाय दिस एंड डू नॉट टेक दिस एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ROE 25%, debt free company, promoter holding 73%, YOY quarterly sales 78%, profit growth 41%, EBITDA margin of 39%। हम मोस्ट बिजनेसेस तो सिर्फ मार्जिन के बेसिस पे ही सेग्रीगेट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिनका क्लियर मोड है, वो मार्जिन में दिख जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ कर रहे हो जो हर कोई कर रहा है तो आपका ऑब्वियसली मार्जिन 10-11% के रेंज में रहेंगे, उससे कम ही रहेंगे। बट इफ़ यू आर डूइंग समथिंग यूनिक जो हर कोई नहीं कर सकता, जो बहुत ज़्यादा हाई एंट्री बैरियर है, तो ऑब्वियसली आपके मार्जिन में दिख जाएंगे। एंड दिस प्रूव्स द पॉइंट कि कंपनी ऑलमोस्ट 39% EBITDA मार्जिन पे है। हाउ मेनी बिजनेसेस डू यू सी इन टुडेज टाइम जो कि इतने हाई मार्जिन पे काम कर रहे हैं? तो अगर ये लोग कर रहे हैं तो दे आर डूइंग समथिंग एक्सट्रीमली ग्रेट। Second is OCF positive 7 crore, cash positive company in an SME segment is an absolute, बहुत ही रेयर होती है, बट इफ़ यू फाइंड वन यू नीड टू सी की वॉट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, एंड मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। कंपनी के ऊपर कोई वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस नहीं है, और जो कंपनी का कैश कन्वर्जन डेज है वो ऑलमोस्ट सिर्फ 25 डेज पे ही है। ये लोग कैश अपना बहुत जल्दी रोटेट कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनीज बहुत ज़्यादा स्पीड में पैसे बनाते हैं, और इनके पास कभी भी कैश क्रंच नहीं आता कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कॉन कॉल गाइडेंस की, कि कंपनी ने अपने कॉन कॉल में क्या बोला था। तो कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है वो करंट ऑलमोस्ट 30 करोड़ के रेवेन्यू पे था। FY27 दे विल क्लोज एट 48 करोड़, जो कि 30 करोड़ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी से और 18 करोड़ न्यू फैसिलिटी से आएंगे, जो कि अभी अगस्त में कमीशन हो जाएगी। जो नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट डबल है, वो 100 करोड़ की गाइडेंस पे है, 110 करोड़ की गाइडेंस पे। कंपनी ने बोला है कि हम 15-20 मशीन से अभी 8 से 15 मशीन पे अभी अगस्त में शुरू करेंगे। FY27 वील क्लोज विद ऑलमोस्ट 15 मशीन्स, और फिर जो नेक्स्ट है वो 35 मशीन्स के अराउंड हम लोग अपनी CNC मशीन्स जो कि नहीं आने वाली IPO के पैसे से हम पूरी फैसिलिटी चलाएंगे, जिससे वो नए बेटर पार्ट्स डेवलप कर पाएंगे, अपने नए कस्टमर्स और ऐड कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इनके उसमें पाइपलाइन में है। कंपनी ने कुछ, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कॉन कॉल में ये सब चीज़ें भी बोली थी कि जो हम लोग कर रहे हैं वो कोई और डेवलप नहीं कर पा रहा, क्योंकि इंजीनियरिंग लिमिटेशन है। तो जो कस्टमर्स बाहर घूम के आते हैं मार्केट में और वेंडर्स ढूंढने जाते हैं, उन्हें मिलता ही नहीं है, उन्हें घूम के हमारे पास ही आना पड़ता है। सो दीज आर सम काइंड ऑफ थिंग्स सेड इन द कॉन कॉल, जो कि और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे देता है एज एन इन्वेस्टर कि हाँ, कि मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ दैट इज एक्सट्रीमली यूनिक। जो की रिस्क है बिजनेस में वो डेफिनेटली यही है कि जो 60 to 70% रेवेन्यू है दैट इज डिफेंस फेसिंग। तो अगर डिफेंस में स्लो डाउन आता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्लो डाउन आता है, तो वो डायरेक्टली इस कंपनी को हिट करेगा ही करेगा। सेकंड इज जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी स्ट्रेच्ड है, 63 टाइम्स अर्निंग्स है इस टाइम पे। और अगर आप बाकी कंपनीज देखोगे, डायनामेटिक, MTAR और आजाद इंजीनियरिंग वगैरह, दे आर करेंटली चीप एट दिस मोमेंट, बट बीइंग अ हाई ग्रोथ कंपनी 63 टाइम्स अर्निंग्स इज स्टिल नॉट जस्टिफाइबल। उसके बाद जो कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है 35% इज कमिंग फ्रॉम सिंगल कस्टमर, और टॉप 5 कस्टमर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 87% रेवेन्यू बना रहे हैं। कंपनी ने ऐसे नाम नहीं दिया कि किससे कितना आता है, बट दे हैव गिवन द बाइफर्केशन की 5%, टॉप 5% इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 87%। तो अगर एक भी कस्टमर छोड़ के जाता है दैट विल बी अ सीवियर हिट ऑन द टॉप लाइन, so that becomes a risk. Second is execution from Unit 2 facility. Unit 2 facility अभी तक कमीशन नहीं है, अगस्त में होगी। We'll have to wait for that time कि कंपनी ने बोल दिया कि हमने वहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि वो डिले हो जाए, और जितना वो डिले होता जाएगा तो जो FY27 का जो क्लोजिंग रेवेन्यू होगा वो और कम होता जाएगा। गाइडेंस है अभी 30 करोड़ पे, 60% का ग्रोथ गाइडेंस है 48 पे। अगर कमीशनिंग लेट होती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो थोड़ा सा नीचे आ सकता है। सो वील हैव टू वॉच आउट फॉर दैट ओनली। Baki company all in all is an absolute gem, and please do study this company. We got really excited while covering this company for the same reason कि precision engineering company, no financial problems,
doing extremely great, or 73% promoter holding. Great. That's all from my side. Thank you, everyone.